हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम या वीए सिस्टम। अब चेक कर लेते हैं उसकी सीओपी। देखो, जो इसमें रेफ्रिजरेटर होता है या सिस्टम जो होता है, कंप्लीट सिस्टम आपका दो जगह हीट रिजेक्ट करता है। सराउंडिंग में दो जगह हीट रिजेक्ट करता है। एक तो करता है कंडेंसर में। कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट होती है? क्यूसी हीट रिजेक्ट होती है कंडेंसर में। और एक रिजेक्ट हीट होती है क्यूए कहां होती है? एब्जॉर्बर में। तो ये दो जगह सराउंडिंग में हीट जाती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम ले लेते हैं T0 टेम्परेचर पे सराउंडिंग, और सराउंडिंग में हीट जा रही है कहां से? रेफ्रिजरेटर से। उसके बाद इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। क्यू कैपिटल ए भी लिख सकते हैं या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी लिख सकते हैं। और जनरेटर में हम हीट सप्लाई करते हैं। जनरेटर में क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं। किसके इक्वल? क्यूजी के इक्वल। यानी जनरेटर से हीट सप्लाई हुई सिस्टम में आपके क्यूजी हीट सप्लाई की। जो रेफ्रिजरेटर है इसको मान लेते हैं हम कि ये आपका क्या है? सिस्टम है। ये आपके पास सिस्टम है। तो अब इसकी निकालते हैं सीओपी। देखो, सीओपी का एक्चुअल फॉर्मूला जो है आपको पता है, सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट बाय इनपुट। जो आप दे रहे हो, आप चाहे वर्क की फॉर्म में दो या हीट की फॉर्म में दो। देखो, डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है? यहां इस रूम में एसी लगा हुआ है, तो मैं यहां पर अंदर का टेम्परेचर सेट करूंगा। तो मुझे बस इससे मतलब है कि मेरे यहां पे कितनी कूलिंग हो, यहां से कितनी हीट बाहर जा रही है, वो होता है डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहां पर भी जो स्टोरेज स्पेस से जो हीट जा रही है, जो सिस्टम आपका ले रहा है, यही वाली हीट RE, यही होता है डिजायर्ड इफेक्ट। तो सीओपी में आया RE डिवाइड बाय होता है इनपुट अब कहां पे दे रहे हो आप? एक तो हीट सप्लाई दे रहे हो क्यूजी हीट सप्लाई दे रहे हो, प्लस वर्क डन बाय पंप। और वर्क डन बाय पंप जो होता है WP नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू दिस क्यूजी। तो WP नेग्लिजिबल हुआ, तो दिस इंप्लाइज COP आपके पास आया RE बाय QG। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और इसी को हम यूज करेंगे। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे। अब RE की वैल्यू निकालेंगे और QG की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, या कुछ ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जो RE और QG की फॉर्म में हो, तो वहां से हम COP निकाल लेंगे। तो COP निकालने के लिए यहां पर दो इक्वेशन लगती है, दो लॉ लगते हैं। कौन कौन से? पहला जो लॉ लगता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? इस सिस्टम में जितनी एनर्जी अंदर आएगी उतनी ही एनर्जी बाहर जाएगी। इस सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी अंदर आएगी उतनी बाहर जाएगी। तो अंदर क्या क्या आ रहा है? क्यूजी और ये RE। तो क्यूजी प्लस RE अंदर आ रहा है, इक्वल टू बाहर क्या क्या जा रहा है? QC प्लस QA बाहर जा रहा है, QC प्लस QA। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसका यूज करेंगे। अब आ जाते हैं यहां पर क्या लगेगा? यहां पर लगेगा सेकंड जो लगेगा लॉ, वो लगेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ था वो लगेगा। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कि वो सारी की सारी प्रोसेस आपकी पॉसिबल है, वो सारी की सारी प्रोसेस आपकी पॉसिबल है जिसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती हो या कांस्टेंट रहती हो। यानी कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसी से यहीं से निकालेंगे हम COP। और कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो, डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स, अब यूनिवर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था थर्मोडायनेमिक्स में। अगर नहीं पढ़ा है तो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं आप, मेरे ही चैनल पे आप अवेलेबल है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट वो है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पे हमारी स्टडी फोकस है, सिस्टम। यहां पर क्या हो जाएगा? सिस्टम आपका क्या है? रेफ्रिजरेटर।
और उसके बाहर जो भी कुछ है, उस सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग। तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं यहां पे। ओके, इसके बाद एक चीज देखते हैं, जो रेफ्रिजरेटर है आपका साइकिल पे काम करता है। रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है? साइकिल पे काम करता है। और फिर से थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। फिर से कहां जाते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो बेसिक है आपका, हर जगह यूज होगा, आरएसी में यूज होगा, हीट ट्रांसफर में यूज होगा, और पावर प्लांट में यूज होगा, और आईसी इंजन में यूज होगा। पूरे थर्मल में थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा आपका। थर्मोडायनेमिक्स बेसिक है, तो पहले थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से आता है तो फिर यहां पे पढ़ रहे हैं हम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, तो फिर से थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब कोई सिस्टम किसी साइकिल पे वर्क कर रहा हो, जब कोई सिस्टम किसी साइकिल पे वर्क कर रहा हो, तो उस साइकिल में प्रॉपर्टी का चेंज 0 होता है। प्रॉपर्टी का चेंज क्या होता है? 0। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इफ ए सिस्टम works on cycle, then change in property for a cycle is 0। प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता। और एंट्रोपी क्या है आपकी? प्रॉपर्टी। एंट्रोपी क्या है? प्रॉपर्टी। एंड एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी। अगर एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, और ये रेफ्रिजरेटर साइकिल पे काम कर रहा है, ये सिस्टम है ना, रेफ्रिजरेटर क्या है? सिस्टम है। ये सिस्टम आपका साइकिल पे काम कर रहा है, और साइकिल के लिए चेंज इन प्रॉपर्टी 0 है। इसका मतलब एंट्रोपी में, सिस्टम के एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम 0। और इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर दोगे, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को यूज करेंगे, इसी को यूज करके हम निकालेंगे इसकी सीओपी। देखो कैसे यूज करेंगे। सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या चेंज हुआ, आपको एक फॉर्मूला भी आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। क्या होता है? ds इज इक्वल टू dq बाय t। और ये साइकिल के लिए लोगे तो ये भी कंप्लीट साइकिल के लिए लोगे। तो इस रेफ्रिजरेटर की वजह से, इस सिस्टम की वजह से सराउंडिंग में क्या चेंज हुआ है एंट्रोपी में, वो हमें देखना है। वो इधर पुट कर देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो जनरेटर की एंट्रोपी को क्या लिख सकते हैं? Q बाय टी। देखो dQ बाय टी सबके लिए, और अलग अलग के लिए लेंगे तो सिंपली Q बाय टी ही लिख लेते हैं, या dQ ही बोल सकते हो ना, कि कितनी हीट दी, चेंज इन हीट है ये एक्चुअल में। ये जो QZ है ये चेंज इन हीट ही है। तो जनरेटर में क्या किया आपने? बाहर से हीट दी, सराउंडिंग ने हीट दी सिस्टम को। कितनी दी? QZ। और किस टेम्परेचर पे? TZ टेम्परेचर पे। तो यहां से हम लिखेंगे QG बाय TG। बट सराउंडिंग ने सिस्टम को दी है, सराउंडिंग ने हीट सिस्टम को दी है, तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव। सराउंडिंग की तो जेब से गई है, सराउंडिंग ने किसको दे दी? सिस्टम के लिए। और यहां पर हमें सराउंडिंग की ही देखनी है, तो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव। अब और क्या आता है सराउंडिंग में? इवेपोरेटर में भी सराउंडिंग में आता है। इवेपोरेटर से कितनी हीट गई? QA हीट गई कितने टेम्परेचर पे? TR पे। और वो भी सिस्टम को दी, सराउंडिंग ने सिस्टम को दी, तो माइनस। सराउंडिंग के लिए नेगेटिव, क्योंकि सराउंडिंग ने दी है, तो माइनस RE हीट दी इसने, और कितने टेम्परेचर पे? TE टेम्परेचर पे। ओके, उसके बाद यहां पर ये तो सराउंडिंग ही हो गया।
सराउंडिंग ने हीट ली, वापस ली, सराउंडिंग ने ली कितनी, क्यूसी ली और क्यूए ली, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। सराउंडिंग को मिली तो प्लस, कितनी मिली, क्यूसी प्लस क्यू स्मॉल ए, और कितने टेम्परेचर पे, सराउंडिंग का टेम्परेचर यहां पर टी नॉट। और ये सब कुछ, इसके अलावा और कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ है सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने सिस्टम के लिए नहीं लिखी है, ये किसके लिए लिखी है, सराउंडिंग के लिए, क्योंकि यहां पर हमारा सराउंडिंग ही बचा हुआ है, इसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, अब यहां से QC प्लस QA, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि COP वाला जो फॉर्मूला है, हमें दो ही चीज चाहिए, RE चाहिए और ये QG चाहिए। RE चाहिए, RE चाहिए और QG चाहिए, QC और QA नहीं चाहिए। तो इसको हम चेंज करेंगे, कहां से करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। QC प्लस QA को क्या लिख सकते हैं, QG प्लस RE, तो माइनस QG डिवाइड बाय TG माइनस RE डिवाइड बाय TE, और प्लस QC प्लस QA को लिख सकते हैं QG प्लस RE डिवाइड बाय T नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर लिख भी सकते हो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद इसको अलग अलग लिख लेंगे, तो माइनस QG बाय TG माइनस RE बाय TE प्लस QG बाय T नॉट प्लस RE बाय T नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, QG है, QG वाली टर्म को इधर रख लेंगे, RE वाली टर्म को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो यहां से QG प्लस वाली पहले लिख लेते हैं, पहले ये टर्म लिख लेते हैं, क्या है, QG बाय T नॉट, उसके बाद ये वाली टर्म लिख लेते हैं माइनस QG बाय TG इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों RE की टर्म को उधर ले जाते हैं, ये वाली माइनस टर्म है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा RE डिवाइड बाय TE, और ये वाली टर्म RE बाय T नॉट जो है वो माइनस की हो जाएगी, यहां पर प्लस की है, माइनस RE बाय T नॉट। अब RE एक तरफ हो गया आपके पास और QG अलग हो गया, और इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर QG आप कॉमन लोगे तो 1 बाय T नॉट माइनस 1 बाय TG इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से RE कॉमन लो और यहां पर आ जाएगा 1 बाय TE माइनस 1 बाय T नॉट। अंदर वाली टर्म का जो टेम्परेचर्स हैं उनका एलसीएम ले लो, तो यहां से आएगा QG इंटू TG माइनस T नॉट डिवाइड बाय T नॉट इंटू TG ग्रेटर देन इक्वल टू RE इंटू यहां पर आएगा T नॉट माइनस TE डिवाइड बाय T नॉट TE, और ये T नॉट से ये T नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे यहां पर डिवीजन में T नॉट है, यहां पर भी डिवीजन में T नॉट है, QG को उधर लेके जाएंगे तो RE बाय QG किसके इक्वल हो जाएगा, COP के इक्वल, और बाकी टर्म आपकी इधर रह जाएगी, यानी कि TG माइनस T नॉट डिवाइड बाय TG, ये हो गई। और इसको इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा TE ऊपर चला जाएगा ये वाली टर्म, और ये T नॉट माइनस TE, T नॉट माइनस TE नीचे आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर आएगा RE डिवाइड बाय QG, और RE बाय QG ही क्या है, यही आपकी COP है, तो इसकी जगह पे मैं यहीं पे लिख लेता हूं, ये है आपकी COP। अब COP की वैल्यू या तो इस वैल्यू से कम आएगी या इक्वल आएगी। यहां पर यह शो कर रहा है कि COP की वैल्यू, ये जो इक्वेशन देगी आपको, या तो इसके इक्वल आएगी, इक्वल टू का निशान है, और यहां पर ये वाले ग्रेटर देन है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है COP के, यानी कि COP की वैल्यू या तो इसके इक्वल आएगी या इससे कम आएगी, कभी भी इससे ज्यादा नहीं आएगी। मींस ये मैक्सिमम बता रहा है कि COP की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, COP मैक्स की वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम COP की वैल्यू दे रहा है, और मैक्सिमम COP इज इक्वल टू, अब जब मैक्सिमम लिख दिया आपने तो ये आप इसको इक्वल टू में चेंज कर सकते हो। तो मैक्सिमम COP की वैल्यू आएगी TG माइनस T नॉट
डिवाइड बाय टी जी इंटू जो टीई डिवाइड बाय टी नॉट माइनस टीई। तो ये आपके पास आया फॉर्मूला मैक्सिमम सीओपी का। एक्चुअल में सीओपी इसमें नहीं आती है। इसमें कौन सी सीओपी आती है? इसमें मैक्सिमम सीओपी की वैल्यू देता है, एक्चुअल सीओपी नहीं बताता है। ये कहता है कि मैक्सिमम सीओपी आपकी इसकी इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी, सीओपी इससे कम ही आएगी। तो ये हुआ सीओपी का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। ओके, इस टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। मैं करवाऊंगा तो भी उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में क्या आएगा मैं बता देता हूं। चलो न्यूमेरिकल कैसे आएगा। न्यूमेरिकल ऐसे आएगा कि जनरेटर का टेम्परेचर इतना है समथिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर समथिंग है और इवेपोरेटर का टेम्परेचर समथिंग है। उसके बाद मैक्सिमम सीओपी की वैल्यू बता दो। यानी कि आपको टीजी गिवन है, टी नॉट गिवन है, टीई गिवन है। तीन ही तो टेम्परेचर इसमें, टीजी, टी नॉट, टीई, और तीनों की वैल्यू, फर्स्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है, तीनों की वैल्यू पुट करो और पूछेगा मैक्सिमम सीओपी कितनी होगी, तो आप वहां से मैक्सिमम सीओपी की वैल्यू निकाल लो। तो इसका क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो यहां पे हमारा रेफ्रिजरेशन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसमें पढ़ सकते हो कि आपकी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और कुछ थोड़ा सा कंप्रेसर के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट है, और एक दो डिवाइस रेक्टिफायर वगैरह, फिल्टर वगैरह अलग से लगते हैं, तो उसके बारे में आप जाके आराम से बुक में जाके पढ़ सकते हो। बट कंपटीशन के हिसाब से ये एनफ है, यहां तक ही एनफ है। इसमें आप एक टॉपिक ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वो भी स्पेशली ईएस के लिए, कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। उसमें कभी कभार एक दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं। ओके, तो यहां पर रेफ्रिजरेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एयर कंडीशनिंग, और एयर कंडीशनिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे साइकोमेट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में साइकोमेट्री पढ़ेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।